ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूरोपियन हिस्ट्री का वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1789। तो अब अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें ना तो एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज एन अपराइजिंग इन फ्रांस अगेंस्ट द मोनार्की व्हिच रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस एज अ रिपब्लिक। अपना अगर हम फ्रांस की बात करें तो क्या था कि फ्रांस में ना मोनार्की थी, मतलब एब्सोलूट मोनार्की थी। अब एब्सोलूट मोनार्की का क्या मतलब होता है कि मतलब एक मोनार्क होगा जिसकी गवर्नमेंट होगी, मतलब वहां पे कुछ लिमिटेशंस नहीं होगी, लाइक ना कॉन्स्टिट्यूशन की एंड जो है ना लॉज की। सो एब्सोलूट मोनार्की क्या होती है, एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट का, लाइक द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द मोनार्क हैज कंप्लीट अथॉरिटी, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है ओवर द स्टेट। और देखिए कुछ अथॉरिटी होती है ना हमारी, वो लिमिटेड होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉज, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई होती हैं, लॉज में डिफाइन की हुई होती हैं। तो कुछ जो मतलब अथॉरिटी होती हैं, पावर्स होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर लेता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या था कि कंप्लीट अथॉरिटी थी उस मोनार्क के पास ओवर द स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ से लिमिटेड नहीं थी। और दूसरा ये था कि इट वाज अ पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड यूरोप एज अ होल। वो मतलब ना सिर्फ फ्रांस में था बल्कि एक यूरोप में भी था ना एज अ होल, क्योंकि उसके ड्यूरिंग जो फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी ना। अच्छा, वॉइस डिस्टॉर्शन। अब आवाज सही है मेरी? ठीक है, तब वहां पे क्या थी कि एब्सोल्यूट मोनार्की विथ फ्यूडल प्रिविलेजेस फॉर द aristocracy and the Catholic clergy underwent radical changes to form based on enlightenment principles of republicanism, citizenship and the rights। अब क्या था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांस में थी ना एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, क्या थी? एब्सोल्यूट मोनार्की। अब वहां पे ये जो इनलाइटेड आइडियाज है ना, जिसमें रिपब्लिकनिज्म हो गया या सिटीजनशिप हो गई या सिटीजन्स के जो राइट्स हो गए, तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब रिपब्लिकनिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें रेंज ऑफ आइडियाज जो हैं वो होते हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड उसके अलावा राइट्स होते हैं सिटीजन के, जिसमें लिबर्टी होती है। ठीक है, तो अब वो फ्रांस या एज ए यूरोप एज अ होल, मतलब पूरे पूरे जो है ना उसमें एक रेडिकल चेंज आती है वो एब्सोल्यूट मोनार्की से, जिसमें जो मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी उनकी ज्यादा प्रिविलेजेस थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो चेंज आ जाती हैं, और जो है ना जो प्रिंसिपल्स होते हैं सिटीजनशिप को देख लें या जो राइट्स होते हैं या रिपब्लिकनिज्म को, तो ऐसे जो आइडियाज है ना वो फॉर्म हो जाते हैं इन द फ्रांस एंड इन यूरोप एज अ होल। ओके, तो अब है कि कॉजेस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो आई हैव डिवाइडेड कॉजेस इनटू सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इनको मैंने डिवाइड किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन, दैट इज सोशल कॉजेस। सो अगर हम सोशल कॉजेस में देखें तो नंबर वन था डिवीजन। अब डिवीजन से क्या मुराद है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना, it was divided into the classes. Like a class the clergy, and second class the nobles, and third class the commoners. अब जो फर्स्ट टू क्लासेस थे ना, जिसमें आगे क्लर्जी एंड नोबल, ये टू जो क्लासेस थे ना, ये क्लासेस जो थे, इनको प्रिविलेज्ड क्लासेस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिविलेज्ड क्लासेस। किन किन क्लासेस को? नंबर वन द क्लर्जी एंड नंबर सेकंड द नोबल्स। और बाकी जो थर्ड क्लास था ना, उसको कहा जाता था कॉमनर्स, और उनको कहा जाता था अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। अब आप लोग को पता है कि प्रिविलेज्ड का क्या मतलब है एंड अंडर प्रिविलेज्ड का क्या मतलब है। अब प्रिविलेज्ड का मतलब ये है कि उनके पास बहुत ज्यादा पर्क्स थे, प्रिविलेजेस थी, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पशंस भी थी।
अब देखते हैं कि इन दो क्लासेस उनके पास ना कौन सी प्रिविलेजेस थी। अब नंबर वन है कि प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी, जो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब वो जो थी ना प्रिविलेजेस थी, एक थी ट्रुथ, जिसको आप यूं समझ लें कि इट्स अ। Okay, so we were discussing the privileges of first two classes, and the first class is clergy. So the privileges of clergy is that tithe. Actually, tithe is a tax. अब ये क्या है कि एक टैक्स है ना, अब दूसरी जो टैक्सेस थी ना, मतलब जो भी टैक्सेस है अभी हम पढ़ेंगे, तो उनमें क्या था कि जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास था ना, वो उनको एग्जेम्पशन मिली हुई थी। मतलब वो जो थे ना, वो इन टैक्सेस को पे नहीं करते थे। बल्कि उसके साथ साथ क्या होता था कि टैक्स का केस होता इनकम जो है वो टैक्स होती थी। लाइक वो कैसे होती थी कि उनकी जो एनुअल इनकम होगी ना, उनकी एनुअल इनकम का जो 10% होगा, वो इनको जो है ना क्लर्जी को पे करेंगे। और उसके अलावा इनको, इनके पास रिलीजियस कोर्स भी थे, उनको जो है वो गिफ्ट्स वगैरह भी मिलती रहती थी। अब उसके बाद अगर हम प्रिविलेजेस नोबल्स को देखें, they owned large castles, monopolized commerce, trade, extremely rich, and had luxurious lifestyle, no direct taxes, and they are exempted from a number of direct taxes. अब देखें ना, आप लोगों को पता है कि टैक्सेस एक होती है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो है ना डायरेक्ट टैक्सेस वो होती हैं जो आपकी सैलरी से टैक्स लगती है। मतलब आपको ना, मतलब आप पे नहीं करते, लेकिन शुरू से ही ना वो आपकी डिडक्ट होके फिर जो है आपको वो सैलरी मिल रही होती है, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरी होती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, जिसमें जो है वो जीएसटी हो गई, जनरल सेस टैक्स हो गई, और उसके बाद जो है वीएटी हो गई, वैल्यू एडेड टैक्स हो गई। और अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखें तो इनकम टैक्स हो गई, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गई। ठीक है, यहाँ टैक्सेस ऑन जो असेट्स है उन पे हो गई। तो अब वो जो भी टैक्सेस थी ना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो दोनों टैक्सेस से इनको एग्जम्पशन मिली हुई थी। और उनके साथ साथ क्या था कि इनके पास बड़े बड़े कैसल्स भी थे, और पूरा जो कॉमर्स था, ट्रेड था, उन पे ज्यादा जो मोनोपोली थी ना, उनका जो कंट्रोल था ना, जो डोमिनेंसी थी, वो नोबल क्लास की थी। और वो बहुत रिच थे, उनका लाइफ स्टाइल जो था ना, वो भी बड़ा लग्जरियस था। और ठीक है, ये तो हो गए दो क्लासेस, लाइक द क्लर्जी एंड द नोबल्स। भाई वो दोनों जो है टैक्सेस पे नहीं करते, उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, और वो रिच भी हैं। और उनको मुफ्त में जो है वो टाइथ, एक रिलीजियस टैक्स भी मिलती है, और उनके पास रिलीजियस कोर्ट्स भी हैं, और उनको जो है वो गिफ्ट्स भी जो है वो मिलती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि मिजरीज ऑफ थर्ड स्टेट, जिनको हम कह रहे थे कॉमनर्स। अब जो कॉमनर्स है ना, उनके ऊपर हेवी टैक्सेशन थी। अब हैवी टैक्सेशन कैसे थी कि ट्रिपल टैक्सेशन। लाइक एक, दे हैड टू पे टैक्स टू द किंग, टैक्स टू द नोबल्स, एंड टैक्स टू द क्लर्जी। अब उनको ट्रिपल जो थी ना वो टैक्सेस पे करनी होती थी। एक टैक्स जो है वो किंग को देते थे, दूसरी टैक्स नोबल्स को देते थे, एंड टैक्स टू क्लर्जी भी देते थे। अब जो सेकंड रीजन है ना, वो है फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम। मतलब उनका जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, वो फ्लैट था। अब वो फ्लैट कैसे था कि नंबर वन जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, जिसकी 1% पॉपुलेशन थी, और उन्होंने कंट्रोल किए हुए थे 15% रिसोर्सेज। और उसके बाद सेकंड स्टेट थी जिन्होंने 20% रिसोर्सेज को कंट्रोल किया हुआ था, बट दे डिड नॉट पे टैक्सेस। अब देखिए वो, मतलब फर्स्ट स्टेट जिसके पास 15% रिसोर्सेज है, एंड सेकंड स्टेट जिनके पास 20% रिसोर्सेज है, मतलब वो दोनों जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब वो कितनी होगी, अगर 20 और 50 को मिलाए तो मतलब 35 हो गई। चलो यू अंदाजा लगा लें कि इन नट शेल 40% ऑफ द वेल्थ वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन,
अब जो 40% वेल्थ थी ना वो एग्जेम्प्टेड थी टैक्सेशन से, मतलब 40% वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं था। और उसके बाद जो थर्ड काज है अगर हम देख लें तो वो था लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑफ क्वीन। अब जो क्वीन मेरी थी ना, वो बहुत ही इग्नोरेंट एक जो थी ना वो लेडी थी। क्वीन मेरी was that ignorant and frivolous, a daughter of the Habsburg to whom France seemed only a bottomless purse to be drained for her pleasure। अब जो क्वीन मेरी थी ना वो हैब्सबर्ग एक फैमिली है, बड़ी पावरफुल। आगे हम जब यूनिफिकेशन आवर्डली डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे क्वोटली के कुछ पार्ट्स में उनकी भी गवर्नमेंट होती है हैब्सबर्ग फैमिली की। और मतलब बहुत ही वेल्दी खानदान यूं समझ ले। तो वो जो थी ना बहुत ही इग्नोरेंट थी, मतलब फ्रांस में इतनी गुर्बत आ रही है, इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही हैं और दिन ब दिन चीजें खराब होती जा रही हैं, लेकिन वो उसका कंसर्न नहीं होता था। फ्रांस उसके लिए एक बॉटमलेस पर्स होती थी, मतलब वो पर्स जो जिसका मतलब आप वहां से ना चीजें निकालते जाएं, पैसे निकालते जाएं अपने प्लेजर के लिए, अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए, लेकिन वो बॉटमलेस होगी। कभी वो रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे फॉर फॉर द क्वीन मैरी। तो एक ये भी जो है वो काज होता है कि फ्रांस की बिल्कुल कंडीशन जो है वो बुरी हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा है राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, अब क्या था कि जो मिडिल क्लास था ना उसका अचानक से राइज होता है। अब ये वो लोग होते हैं जो इनलाइटेंड लोग होते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अब वो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उनमें ना ये चीजें आ जाती हैं। और वो मतलब रियलाइज करते हैं इनइक्वलिटीज इन एवरी स्फेयर। उनको पता लगता है कि भाई ये जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, वेदर इनडायरेक्ट टैक्सेस और द डायरेक्ट टैक्सेस या टाइथ है या रिलीजियस जो हमारी हम वी आर गिविंग द रिलीजियस गिफ्ट्स टू द क्लर्जी, या जो उनको एग्जेप्शन मिली हुई है, मतलब ये इनइक्वलिटीज है इन एवरी स्फीयर। और ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफियां हैं। सो दे एजिटेटेड फॉर द रिफॉर्म्स। और फिर वो जो है ना एजिटेट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैक्सेशन जो सिस्टम को है वो थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर्स। मैंने आप लोग को बताया ना वो इनलाइटेड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर होते हैं, मतलब वो बुक्स पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो वहां से उनका जो मतलब इंटेलेक्चुअल एक कैपेबिलिटी है ना, उनका होराइजन वो डेवलप हो जाता है। और वो इंस्पायर होते हैं बड़े फ्रेंच फिलोसोफर्स से। एंड सक्सेसफुल रिवोल्ट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटेन। अब आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन की बहुत ज्यादा कॉलोनीज थी। अब जो अमेरिका था वहां पे भी देखें कि उनका जो था ना ब्रिटिश जो थी उनका ही रूल था। तो अब वो क्या होता है कि जब वो देखते हैं ना कि कैसे अमेरिकन कॉलोनीज ने इतने बड़े पावर से जो है वो छुटकारा हासिल किया एंड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, तो उनका और कॉन्फिडेंस ना वो बूस्ट हो जाता है कि भाई हमें हम भी जो है ना एक इंडिपेंडेंस लें। एंड जी बिल्कुल तौफीक, वो कहती है कि बाय केक इफ द पीपल ऑफ द लोअर क्लास हैव नो मनी फॉर द ब्रेड, मतलब अगर आप ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाय केक। मतलब उसको पता नहीं चल सकता कि वो लोग जो ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते हाउ दे कैन अफोर्ड केक। वो इतनी इग्नोरेंट लेडी होती है। ठीक है। अब देखें ना तो जब वो देखते हैं कि भाई अमेरिकन जो कॉलोनीज है उतने बड़े पावर को जो है वो हरा दिया है और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है, तो मतलब हम तो इजीली एब्सोल्यूट मोनार्की से ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास में आपने ये चीजें डिस्कस करनी है, एनलाइटेड पीपल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी उनकी डिस्कस करनी है कि हाउ दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर्स। You have to discuss सक्सेसफुल रिवोल्ट ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज एज वेल। और उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक काजेस, अब इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक क्लास, जो मैंने आप लोग को बताया कि ये जो लोग होंगे वो पढ़े पढ़े लिखे लोग होंगे और वही जो होंगे आगे इंडस्ट्रीज वगैरह बनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अब वो जो इनइक्विटेबल सिस्टम होगा टैक्सेशन का, मतलब एक वो मतलब लोग फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, मतलब वो देखिए कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है टैक्सेशन सिस्टम से। और वो जो कॉमनर्स हैं बेचारे गरीब,
उन पे पूरा बर्डन है, मतलब ट्रिपल टैक्सेस का, और उनके अलावा एक्स्ट्रा भी जेरो टैक्सेस इन रिलीजियस गिव्स एंड टाइथ वगैरह। अब उसके बाद है पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस में ऑब्वियसली नंबर वन इज एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या मुराद है? एब्सोल्यूट मोनार्की से मुराद है कि वन मेन इंस्टीट्यूशन, मतलब सेंट में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एब्सोल्यूट मोनार्की में एक मोनार्क होता है जिसकी पूरी अथॉरिटी होती है ओवर द स्टेट, एंड सेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ेंगे। नंबर वन है बार्बन डायनेस्टी। बार्बन डायनेस्टी जो होगी ना वो लुई 15, लुई 16, ठीक है। ये बार्बन डायनेस्टी के जो है ना वो रूलर्स होंगे जो इनकी हुकूमत होगी फ्रांस के ऊपर। तो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात होगी तो हम डिस्कस करेंगे बार्बन डायनेस्टी को। अनसेंसरशिप थी, मतलब कोई फ्रीडम नहीं था, प्रेस जो है फ्रीडम नहीं थी, लोगों के पास राइट्स नहीं थे। तो इसमें आता है लुई 14 एंड लुई 15, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद है कि फ्लॉड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना वो भी फ्लॉड था, मतलब कैसे कि वहां पे नेपोटिज्म था। अब जो प्राइज पोस्ट्स थी ना, मतलब जो ज्यादा अच्छी पोस्ट्स थी वो एरिस्टोक्रेट्स को दी जाती थी, वो नोबल्स को दी जाती थी, चाहे उनमें कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो या वो आर्ट हो। मतलब वो एबिलिटीज उनमें ना भी हो ना, फिर भी दे वर बीइंग अवार्डेड टू द प्राइज्ड पोस्ट्स, वो उनको ही दी जाती थी। और दूसरा ये था कि एक डिजास्ट्रियस इम्पैक्ट्स ऑफ कॉस्टली वॉर्स भी थे ना, लाइक अब देखे ना कि अब अननेसेसरी वॉर का पार्ट बनना। तो फॉर एग्जांपल 7 ईयर वॉर जो होती है फ्रॉम 1756 टू द 1763, इट वाज अ फॉर ड्यूरिंग अ रेन ऑफ लुई 15। इन दिस स्ट्रगल फ्रांस वाज अगेंस्ट द प्रूशिया एंड द इंग्लैंड। अब वो फ्रांस की वॉर थी अगेंस्ट द प्रूशिया एंड द इंग्लैंड, क्योंकि जब हम वो डिस्कस करेंगे ना तो उस टाइम के जो पावर्स होंगे ना वो होगा फ्रांस, प्रूशिया, इंग्लैंड एंड रशिया, एंड उसके अलावा ऑस्ट्रिया। And secondly, 1778, Louis XVI intervention in American War of Independence। अब वो जनरल जो लेफेट होगा ना वो उसको भेजेंगे कि भाई आप जाएं और लोगों की हेल्प करें। अब वो जो लुई 16 होगा ना वो वो इंटरवीन करेगा, वो अपना जो जनरल होगा वो भेजेगा वहां पे। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन जब वो वापस आएगा ना तो वो जो आइडियाज होंगे ना वो लेकर आएंगे, और यहीं पे भी जो लोग हैं वो रिवोल्ट करेंगे। अब ये थे causes in which we discussed the different type of causes like religious causes, financial, economic causes, political causes, administrative and social causes as well। अब सवाल यहाँ से भी ऐसे भी आ सकता है, लेकिन जो है ना उसके साथ साथ अब philosophers भी बहुत important है when we talk about the onset of our heralding of French Revolution, because they played a very important role in the French Revolution। And number one philosopher is Voltaire। अब वोल्टायर का क्या रोल है कि वो हमेशा एडमायर करता था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को, ऑन ब्रिटेन्स टॉलरेंस एक्ट, क्योंकि देखिए वहां पे भी तो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पाए जाते थे ना, लेकिन वहां पे देखे रिलीजियस टॉलरेंस थी और वहां पे लोगों को फ्रीडम थी। और दूसरा वोल्टायर का को जो एक मतलब रिमार्केबल वर्क है ना वो है द एज ऑफ लॉय। अब जो इनके रूलर्स थे ना लुई 14, 15 एंड द 16, अब इसने ना बुक लिखा था इसके ऊपर, और उस बुक में उसने सारा कुछ डिस्कस किया था, उसकी एब्सोल्यूट मोनार्की और उसकी जो अथॉरिटी थी वो, और जो उसने इनजस्टिस की थी अगेंस्ट द कॉमनर्स, उसने पूरा वो उसमें डिस्कस किया था। अब जब वो लोग पढ़ते हैं तो फिर उनकी आंखें और दिमाग खुल जाता है। उसके बाद उसने फ्री स्पीच को भी बड़ा जो है प्रोमोट किया था कि एवरीबडी हैज राइट ऑफ फ्री स्पीच, आई डिसएग्रीड विथ व्हाट यू से। मैं इससे डिसएग्री हो सकता हूँ आप जो भी कहना चाहते हैं विथ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ यू राइट टू से। बट आपका एक राइट है कि आप कुछ भी कहें, यू हैव राइट टू से समथिंग। वो जरूरी नहीं है कि हम उसको एग्री करें या डिसएग्री करें, बट एवरीबडी हैज राइट टू से।
तो अब वहां से लोग ये समझते हैं कि भाई जो भी डिसीजन मेकिंग होती है हमारी तो कोई भी से नहीं होती और हमें तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं जाता। और उसके उनके अलावा जो वोल्टायर ने बात की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। एंड उसके बाद उसने जो थी उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था बिगोटरी को क्रूलिटी को एंड टायरनी को। तो अब इसका जो काम था ना ये देखिए मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच और उनके उनको एक्सपोज करना जो एज ऑफ लोए था उनको बार्बर डायनेस्टी को एक्सपोज करना उनकी जो नाइंसाफियां थी उनको एक्सपोज करना। तो मतलब लोगों के सामने वो सारी बातें आ जाती हैं कि हमारे साथ कौन कौन सी नाइंसाफियां हो रही हैं। अब उसके बाद सेकंड फिलोसोफर है मोंटेस्क्यू। अब मोंटेस्क्यू क्या है कि मतलब वो इसके अगेंस्ट था कि व्हाई king is given a lot of powers. So that's why he tried to limit the powers of king. Because for him the theory of divine right was baseless. मतलब वो जो डिवाइन राइट्स थे ना कि हमें एक डिवाइन राइट मिला हुआ है टू रूल द पीपल। Montesquieu was totally and completely against that divine right. वो कहता था वो बेसलेस है there should be separation of laws। उसने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज जिसमें वो जिसमें वो एक्सपोज करता है क्लर्जी को एंड नोबल्स को कि वो कैसे फायदा ले रहे हैं। एंड उसने डिनाउंस किया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इन वन मैन इंस्टीट्यूशन को क्योंकि वो कहता था स्प्लिट ऑफ लॉज हो ठीक है। मतलब वो उनके सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो है ना वो बात करता है लाइक लेजिस्लेचर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है रूसो will of all so the man is born free but everywhere he is in chain एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था उसमें कहते हैं कि जनरल विल ऑफ पीपल। मतलब जो लोगों को मतलब रूल कर रहे हैं ना जो लोगों के ऊपर अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना वो लोगों की मर्जी से आए मतलब पीपल शुड सिलेक्ट ना। और उनके दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जनरल विल ऑफ द पीपल शुड बी द रूलिंग फोर्स इन द सोसाइटी वो लोगों की मर्जी से आए। एंड यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन ऑर्डर टू फोर्स मेन टू बी फ्री। अब यहाँ पे देखें ना वो अगर हम सब फिलोसोफर्स को देखते हैं ना चाहे आप वोल्टायर को ले लें आप रूसो को ले लें आप मोंटेस्क्यू को ले तो आप क्या समझते हैं कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ये किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में। Very good. They all were supporting the democratic thoughts and the social contract. The general will of the people should be the ruling force in any country. Theory of social contract between the king and the people by which the farmer only rule the later's consent. ठीक है अब मैंने आप लोगों को ये बताया क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में यही होती है सेपरेशन ऑफ पावर फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन ऑन द सोशल कंट्रैक्ट। और ये बिलीव करता था नेचुरल गुडनेस ऑफ पीपल। अंजी कहता था कि भाई देयर शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फ्रांस। जिस तरीके के वो मसले थे फ्रांस में। And so it can be concluded that the writing of philosophers widened the horizon of intellectualism। अब सवाल आता है उनका चीजें पढ़ी ना कि भाई इसने ये बुक लिखा इसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया इसने ये कॉन्सेप्ट दिया। हाउ what was their contribution। हमने सवाल कैसे लिखना है। So number one heading would be the writings of philosophers widened the horizon of intellectualism। अब लोगों का उन्होंने माइंड खोल दिया था उनकी राइटिंग्स ने। अब वो कैसे फॉर एग्जाम्पल द वोल्टायर आउटराइटली रिजेक्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च। उसने भी सुप्रीमेसी ऑफ चर्च को जो है वो रिजेक्ट किया था। हायर क्लर्जी जो थी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था फॉर स्प्रेडिंग ब्लाइंड बिलीफ अमंग द masses एंड themselves लीडिंग अ करप्ट एंड लग्जरियस लाइफ। मतलब आप खुद जो है एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और बर्डन हो रहा है थर्ड जो स्टेट थी कॉमनर्स के ऊपर। एंड द सेकंड वन इज एडमायरेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मॉन्टेस्क्यू को देख लें आप बिकॉज ही वांटेड that a constitutional government should also be established in the France। क्योंकि वो वन मैन अथॉरिटी थी ना लोए की। तो वो कहता था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो जिसकी थोड़ी सी लिमिटेशन तो हो एंड सेपरेशन ऑफ पावर बुक स्प्रिट ऑफ लॉज। एंड उसके बाद रोल देखे रूसो था कि एवरीवेयर ही आप पॉलिटिकल चेंज की बात करें रिलीजियस चेंज की बात करें मतलब फेथ
बटा हुआ है, वो हर जगह चेन्स में है। लॉज की चेन से, रिलीजियस चेन से, पॉलिटिकल चेन से। And the social contract, it was Rousseau who made famous doctrine of popular sovereignty, means above all, he inspired men to believe in democracy and equality and seem to open to the individual a new world. अब उसने यही कहा था कि जो डेमोक्रेसी है ना वो होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब लोगों की कंसेंट होनी चाहिए कि उनको कौन रूल करे, लोग उसको सिलेक्ट करें, और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन हो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, और इक्वलिटी हो, और इंडिविजुअल के पास जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ऐसे जो है वो राइट होने चाहिए लोगों के पास। तो अब जब ऐसी राइट्स होंगी, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट्स ये देंगे और ऐसी चीजों को ये सपोर्ट करेंगे, तो लोग तो ऑलरेडी जो थी वो राइज हो रहा था मिडिल क्लास का, और लोग मतलब पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया था। और ऑलरेडी वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और बहुत तंग हो चुके थे इस एब्सोल्यूट मोनार्की से। अब जब वो तंग हो जाते हैं और उनको फिलोसफर्स जो हैं वो जब ये राइटिंग्स लिखते हैं, तो वो लोगों में फिर वो होश आ जाता है कि भाई ये इनजस्टिस हो रही है हमारे ऊपर, एंड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है डिवाइन राइट्स का। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। उस रिवोल्ट को कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड यूरोप एज अ होल। क्योंकि इसमें फ्रेंच पॉलिटी जो एक अब्सोल्यूट मोनार्की थी, जिसमें फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, किसके लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए, कैथोलिक चर्च के लिए, वो पूरी उसमें रेडिकल चेंज आती है और एनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स बनते हैं। कौन कौन से, रिपब्लिकनिज्म, सिटीजनशिप एंड राइट्स। ठीक है। तो उस रिवोल्ट को कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द causes of French Revolution and the role of philosophers in heralding French Revolution. And the last, in the next lecture we will be discussing in other topic कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एक सक्सेस था या फेल्यूर था। एंड दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे ममालिक में भी, दूसरे रीजन्स में भी मोनार्की थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, राइट्स नहीं थे लोगों के पास, लेकिन फ्रांस में ही क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ तक था लेक्चर ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड थैंक यू।